जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा वो तो इतना जानते हैं कि युद्धों में हथियार तीर तलवार भाले या बंदूकें होते हैं। लेकिन जो इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि युद्ध ना तो सेना से जीता जाता है ना इन हथियारों से जीता जाता है। युद्धों के हथियार ही अलग होते हैं। युद्ध के हथियार होते हैं रणनीति, राजनीति, षड्यंत्र, कूटनीति, महत्वाकांक्षा। जिनके पास भी ये होता है वही युद्ध को जीतता है। इतिहास में केवल आपको ऐसी पर्सनैलिटीज मिलेंगी जो कि नामुमकिन को मजाक बनाते हुए नजर आते हैं, नामुमकिन के साथ खिलौनों की तरह खेलते हैं। हर युद्ध में आपको एक पर्सनैलिटी जरूर ऐसी मिल जाएगी जो पूरे युद्ध का रुख अपनी तरफ मोड़ लेता है उस एक बंदे की वजह से। जैसे बोलते हैं ना, वन मैन आर्मी, तो हर युद्ध में एक वन मैन आर्मी मिलता है जिसकी वजह से युद्ध उसके फेवर में आ जाता है। ये जो हम कार्नेटिक युद्ध की कहानी पढ़ रहे हैं ये भी ऐसी ही दो व्यक्तियों के बीच की कहानी है। ऐसे दो व्यक्ति, ऐसी दो शख्सियत जिसकी वजह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ जाते हैं। हम उस कार्नेटिक युद्ध की बात कर रहे हैं जिसने कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के मंच को तैयार करा। जो कंपनी पहले एक मर्चेंट कंपनी थी, मतलब कि व्यापार करती थी, वो कंपनी अब अपने आप को किंग मेकर की तरह स्टेबलाइज करने लगती है। मतलब कि अंग्रेज जिसे भी चाहें, जिसके सर पे अंग्रेज हाथ रखें वही राजा बनता था। इतनी अंग्रेजों की पावर बढ़ चुकी थी। मैं आपसे कहूँगा जरा इमेजिन करिए मद्रास और पुडुचेरी की वो गलियाँ जिनमें कि भारतीय शासक और विदेशी व्यापारियों के बीच में एक बड़ा ही नाजुक सा समन्वय बना है, इसमें कि दोनों के बीच में सहयोग भी है, साजिश भी है। जरा उन भव्य और विशाल किलों को इमेजिन करिए जिनमें कि सैनिकों की चीखें और सेनापतियों की रणनीति गूंजती हों। ये वो कार्नेटिक युद्ध की कहानी है। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो जितनी भी ये विदेशी कंपनी थी जो भारत में आई थी, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई थी। ऐसे ही ब्रिटिश की तरह डच, पुर्तगाल और फ्रेंच कंपनी भी इंडिया में ट्रेड के लिए आई थी। लेकिन आखिरी में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचती है जो कि बाद में भारत के ऊपर कब्जा भी कर लेती है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उन युद्धों में? पहले हम कार्नेटिक की लोकेशन की बात कर लेते हैं। कोरोमंडल कोस्ट और उसके आसपास की जो जमीन थी उसे ये विदेशी कंपनियां कार्नेटिक कह के पुकारती थी। कार्नेटिक की 3 युद्ध हुए थे। तीनों युद्धों में भारतीय शासकों को केवल कठपुतली की तरह विदेशी कंपनियों ने ये यूज करा था। ये युद्ध केवल एंग्लो फ्रेंच युद्ध था, मतलब कि फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था। कार्नेटिक युद्ध की बात करने से पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं। हुआ क्या कि जब सारी ये यूरोपियन कंपनी अलग अलग देशों में जाने लगी ट्रेड के लिए, सबसे आखिरी में फ्रेंच को याद आया कि हमें भी अपनी कोई ट्रेडिंग कंपनी बनानी चाहिए। उस समय फ्रांस का राजा था लुइस 14। इसका एक मंत्री था कॉलबर्ट। कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी और राजा से इन्हें 50 साल की मोनोपोली मिल गई थी। मतलब कि अब कोई भी फ्रेंच की कंपनी अगले 50 साल तक ईस्ट की तरफ ट्रेड नहीं करेगी, केवल ये कॉलबर्ट की कंपनी करेगी। इनसे मोनोपोली मिलते ही अगले 3 साल के अंदर फ्रेंच भारत में आ जाते हैं। मसूलीपट्टनम और सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टेबलाइज करते हैं। धीरे धीरे देखते देखते ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में ये अपनी अच्छी खासी फैक्ट्री लगा लेते हैं। इसी में कहानी आती है चंद्र नागौर की फैक्ट्री की। चंद्र नागौर की फैक्ट्री की वजह से ही बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। ये एक बड़ा कारण था बैटल ऑफ प्लेसी के पीछे। चंद्र नागौर की फैक्ट्री ऐसे लगी थी। उस समय बंगाल का गवर्नर था शाइस्ता खान, मुगल के अंडर आता था। मुगल ने इसे वहाँ का सूबेदार बनाया था। तो ये जाते हैं उसके पास, उससे कहते हैं कि हमें थोड़ी बहुत ज़मीन दे दो जहाँ पे हम स्टेबलाइजमेंट अपना कर सकें। तो वो चंद्र नागौर की ज़मीन इन्हें देता है और ये वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टेबलाइज कर लेते हैं। लेकिन असली किस्मत इनकी तब खुलती है जब शेर खान लोधी, जो कि वाली कोंडापुरम का गवर्नर था, वो इन्हें ज़मीन देता है 1673 में कि जाओ वहाँ पर जाके सेटलमेंट करो जाके और रहो जाके। तब ये पहली बार पुडुचेरी को बसाते हैं। 1674 में पुडुचेरी की स्थापना फ्रेंच ही करते हैं। ये पूरा था एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब अपनी मेन कहानी पे आते हैं। कार्नेटिक वॉर्स। 3 कार्नेटिक वॉर हुई थी। पहली कार्नेटिक जो वॉर थी 1740 में शुरू हुई और 1748 में ख़त्म हो गई थी। ये युद्ध होने के पीछे का कारण ये था कि यूरोप के अंदर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी। मतलब कि वो आपस में लड़ रहे थे वहाँ पे, और फ्रेंच और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे और यहाँ पे दोनों कंपनी भी एक दूसरे के दुश्मन की तरीके से थी। तो आपस में कैसे बर्दाश्त कर लें, तो यहाँ पे भी इनकी युद्ध होने लगता है।
हुआ क्या, इंग्लिश ऑफिसर था बर्नेट, फ्रेंच शिप आ रही थी तो ये इंग्लिश फ्रेंच शिप के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, इन्हें रोक लेते हैं। तभी इंडिया के अंदर जो फ्रेंच गवर्नर था वो था ड्यूप्लिक्स, और ड्यूप्लिक्स बड़ा ही खूंखार आदमी था, पॉलिटिकल माइंडेड था, मिलिट्रिकल कमांडर की एबिलिटी उसके अंदर थी। वो जाता है मद्रास के ऊपर अटैक कर देता है। मद्रास उस समय ब्रिटिश के अंडर में था, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मद्रास पे अटैक करके ब्रिटिश को हरा करके मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। मद्रास जब कैप्चर हो जाता है तो कर्नाटक के उस समय के नवाब थे अनवरुद्दीन खान। अनवरुद्दीन खान की ब्रिटिश से अच्छी खासी बनती थी, तो अनवरुद्दीन खान अपने बड़े लड़के के नेतृत्व में 10,000 की सेना भेजते हैं। बड़ा लड़का उनका था महफूज खान। अब ये जो सेना जाती है, पहली बार किसी इंडियन रूलर और एक विदेशी कंपनी के बीच में युद्ध होता है, और उस युद्ध को भारतीय राजा की सेना हार जाती है। आर्मी महफूज खान को मार देती है और अनवरुद्दीन की सेना हार जाती है। 1748 आते आते ब्रिटेन और फ्रांस आपस में ट्रीटी ऑफ जाइला चैपल साइन करते हैं, जिसमें कि मद्रास दोबारा से ब्रिटिश को दे दिया जाता है और इनका आपस में बढ़िया सिस्टम चलने लगता है। लेकिन ब्रिटिश को इतना समझ में आ चुका था कि हमें अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें फ्रेंच से यहाँ पे कॉम्पीट करना है, और दूसरी तरफ ड्यूप्लिक्स जैसा गवर्नर भी था। और तभी होता क्या है, 1748 में हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क उनकी मौत हो जाती है। निज़ामुल मुल्क की मौत के बाद उनका बड़ा लड़का होता है नासिर जंग। नासिर जंग को शासक बना दिया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है हैदराबाद का। और जबकि जो निज़ामुल मुल्क का नाती था महफूज जंग को मुगल ने कहा था कि तुम बनोगे गवर्नर, तो महफूज जंग ये चाहता था कि मैं बन जाऊं गवर्नर क्योंकि मुगल ने मुझे कहा है, लेकिन बन नासिर जंग जाता है। वहीं कर्नाटक में क्या होता है, दोस्त अली वहां का नवाब था कर्नाटक का, दोस्त अली का लड़का बनता है, उसके बाद उसका नाती बनता है, लेकिन नाती को हटा करके अनवरुद्दीन खान बीच में आ जाता है। इसी दोस्त अली का दामाद था चंदा साहिब, जो कि पहले मराठाओं की कैद में था, लेकिन बाद में मराठा उसे छोड़ देते हैं। तो ये चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बनना चाहते थे। और जो राजा थे जैसे कि नासिर जंग हैदराबाद में और कर्नाटक में अनवरुद्दीन खान, ब्रिटिश को इनका सपोर्ट मिला हुआ था। तो फ्रेंच अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए, क्योंकि फ्रेंच इसे अनवरुद्दीन खान को हरा भी चुके थे, तो चंदा साहिब जाके फ्रेंच से मिल जाते हैं और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग फ्रेंच से मिल जाते हैं। अब इनकी दो टीमें बन जाती हैं, एक फ्रेंच की टीम बनती है, हैदराबाद में फ्रेंच के साथ मुजफ्फर जंग था और ब्रिटिश के साथ नासिर जंग था, और कर्नाटक में फ्रेंच के साथ चंदा साहिब थे और ब्रिटिश के साथ अनवरुद्दीन खान था। यहाँ पे इतनी बात ध्यान रखने की है कि ब्रिटिश के साथ दोनों जगह के नवाब थे और फ्रेंच के साथ वो थे जो नवाब बनना चाहते थे। फिर इसी के बाद 1749 में बैटल ऑफ अंबूर होती है। बैटल ऑफ अंबूर में ब्रिटिश हार जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे हैदराबाद में नासिर जंग को और कर्नाटक में अनवरुद्दीन खान को, और इसी युद्ध में अनवरुद्दीन खान को मार देते हैं। अनवरुद्दीन खान को मार के चंदा साहिब नवाब बन जाते हैं और हैदराबाद में नासिर जंग को हटा करके मुजफ्फर जंग नवाब बन जाता है। मतलब कि दोनों जगह फ्रेंच की जीत हुई थी और फ्रेंच बड़े चालाक थे। ड्यूप्लिक्स क्या करता है, इन दोनों के साथ में अपने एक एक ऑफिसर को रख देता है, इससे कि ये होगा जो रॉयल कोर्ट होगा नवाब का, उसमें फ्रेंच की प्रेजेंस बनी रहे। अब होता क्या है कि रास्ते में जब मुजफ्फर जंग हैदराबाद जीत के हैदराबाद की तरफ जा रहा होता है, तभी एक एक्सीडेंट में इसकी मौत हो जाती है और इसके साथ फ्रेंच ऑफिसर था बजी तुरंत निज़ामुल मुल्क के तीसरे लड़के सलाबत जंग को राजा बना देता है। मतलब कि आप ये सोचो इनकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये जिसे चाहते थे उठा करके तुरंत नवाब बना दिया, राजा बना दिया, और जिसे नहीं चाहा उसे हटा दिया। इतनी पावर फ्रेंच के पास आ चुकी थी। और जो ब्रिटिश यहाँ पे कंपनी थी जो पहले पावर में थी, उसकी पावर पूरी तरीके से जा चुकी थी। ब्रिटिश के पास दोबारा वैसी पावर गेन करने का केवल एक चांस बचा था कि अनवरुद्दीन खान का एक लड़का बचा था मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली में जाकर के छुपा था। अगर फ्रेंच और चंदा साहिब मोहम्मद अली को मारने में कामयाब हो जाते तो इनके पास फिर कोई दुश्मन नहीं बचता और ब्रिटिश हार जाते। और ब्रिटिश के पास केवल एक ये उम्मीद बची थी कि अगर मोहम्मद अली को बचा करके किसी भी तरीके से कर्नाटक का नवाब बना देते हैं तो फिर से इनके पास में वही पावर आ जाएगी। और फ्रेंच की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि कृष्णा रिवर के साउथ में जितनी मुगल टेरिटरी थी, मुगल ने ड्यूप्लिक्स को अपना गवर्नर घोषित कर दिया था। जितनी भी साउथ की टेरिटरी थी इनकी, इतनी पावर इनकी हो चुकी थी। और जो ये नए नवाब बने थे, नए नवाबों ने इन्हें लाखों रुपए
रिश्वत के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दिए थे और आसपास की बहुत सी ज़मीनों की जागीरदारी दे दी थी। अपने यहाँ पे ट्रेड भी इनका फ्री कर दिया था। लेकिन अभी भी इनके सामने एक दिक्कत थी, मोहम्मद अली को कैसे रास्ते से हटाया जाए। तो मोहम्मद अली को मारने के लिए चंदा साहिब और फ्रेंच तिरुचिरापल्ली को पूरी तरीके से घेर लेते हैं कि जाएंगे और यहाँ पे मोहम्मद अली को ख़त्म कर देंगे। और वहीं मद्रास में मीटिंग चलती है ब्रिटिश ऑफिसर्स की कि किस तरीके से अब मोहम्मद अली को हम बचाएं। तभी एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का क्लर्क अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास में जाता है और कहता है कि मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। तो ऑफिसर कहते हैं ठीक है, बताओ क्या सुझाव है तुम्हारे पास। तब रॉबर्ट क्लाइव बताता है कि हम कार्नेटिक के राजधानी एरकॉट के ऊपर अटैक करेंगे। एरकॉट को बचाने के लिए चंदा साहिब आएंगे। जब चंदा साहिब आएंगे तो इन्हें हम वहाँ पे मार देंगे और ड्यूप्लिक्स को रास्ते से हटाने का केवल एक तरीका है। कुछ थ्योरी बताती हैं कि जो इन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्टर था फ्रांस में, उसे ब्रिटिश लाखों रुपए ब्राइब के तौर पे देते हैं, रिश्वत देते हैं कि तुम ड्यूप्लिक्स को इंडिया से वापस बुला लो। और फ्रेंच का भी नुकसान हो रहा था क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ चल रही थी इसकी वजह से ट्रेडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी और फ्रेंच के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से फ्रेंच जो कंपनी थी, डायरेक्टर जो थे इन कंपनी के, वो ड्यूप्लिक्स को इंडिया से वापस बुला लेते हैं। ड्यूप्लिक्स के जाते ही इंडिया में जो फ्रेंच थी उनकी हालत कमज़ोर हो जाती है और ये तिरुचिरापल्ली से हट जाते हैं। बचे चंदा साहिब। रॉबर्ट क्लाइव खुद 200 सैनिकों के साथ, मात्र 200 सैनिकों के साथ एरकॉट के ऊपर अटैक करता है। एरकॉट के ऊपर कब्जा भी कर लेता है। चंदा साहिब बचाने के लिए आते हैं तो चंदा साहिब को भी मार देता है। इस तरीके से हारी हुई बाजी ब्रिटिश ऑफिसर दोबारा जीत जाते हैं। एक था ड्यूप्लिक्स, जिसकी इंटेलिजेंस की वजह से जो जीती हुई बाजी ब्रिटिश के हाथ में थी वो फ्रेंच के हाथ में आ जाती है। और एक था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि फ्रेंच की जीती हुई बाजी को निकाल करके वापस से अपने हाथ में ले आता है। इन दोनों की पर्सनैलिटी में केवल एक अंतर था। रॉबर्ट क्लाइव जो एक बार ठान लेता था, जो भी सोच लेता था उसे पूरा करता था, और जो ड्यूप्लिक्स था वो अपने 10 बार प्लान बनाता था, फिर बीच में ही कभी कभी प्लान को कैंसिल कर देता था। कभी अगर कहीं युद्ध चल रहा होता था या कोई भी वो स्ट्रेटेजी बनाता था, स्ट्रेटेजी बीच में ही छोड़ देता था। लेकिन दोनों की काबिलियत अच्छी थी, लेकिन आखिरी में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और अंत में कार्नेटिक थर्ड बैटल होती है। होता क्या है कि यूरोप में फिर से एक बार वॉर चलने लगती है। 7 ईयर वॉर दोबारा से होती है, जिसमें कि फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के आमने सामने थे। इंडिया में उस समय फ्रांस गवर्नर था लैली क्या करता है, वजियाना ग्राम में सेंट डेविड फोर्ट था, जो कि इंग्लिश फोर्ट था, उस पर यह अटैक करता है, उसे कब्जा कर लेता है। इसी के बदले में युद्ध होता है, जिसे कि बैटल ऑफ वंदीवासी भी बोला जाता है, वेंडिवॉस भी बोला जाता है। ये 1760 में होता है और इस युद्ध के बाद फ्रेंच का अस्तित्व इंडिया से एक तरीके से खत्म हो जाता है और कोई भी यूरोप की ऐसी कंपनी नहीं बचती जो डायरेक्ट ब्रिटिश से टक्कर ले सके। फ्रेंच थी, इस युद्ध के बाद फ्रेंच भी खत्म हो जाती है। और इस युद्ध से पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी भी हो रखी थी। बैटल ऑफ प्लेसी में सिराजुद्दौला को हटा करके ये अपना नवाब बना चुके थे। इसीलिए अब इनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ना तो हमारे अब कोई कॉम्पिटिटर बचा और ना भारतीय शासकों में उतनी दम है कि ये हमसे अब लड़ सकें। इस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी भारत में। इस तरीके से ब्रिटिश ने भारत के ऊपर राज करा था।